प्रोडक्शन की रफ्तार में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। जून में आईआईपी ग्रोथ 5.2% से घटकर 3.7% हो गई है। इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल ग्रोथ में गिरावट दर्ज की गई है। आईआईपी के आंकड़ों पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट DK जोशी। जोशी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो गिरावट आई है, ये क्या सरप्राइज है या कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे आप? देखिए, ये थोड़ा सरप्राइज इसलिए है क्योंकि मार्केट इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। हालांकि और जो PMI के आंकड़े आते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो भी काफी दुरुस्त थे। 57.8 है, एक सॉलिड एक्सपेंशन जोन माना जाता है। तो इसलिए ये 3.7% ग्रोथ थोड़ा सा मायूसी लाता है उस हिसाब से। देखिए, आगे चलते हुए दो चीजें हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इफेक्ट करेंगी। एक तो एक्सपोर्ट्स को क्या होता है, क्योंकि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो हैं वो काफी तेजी से नीचे आ रहे हैं और जून के महीने में लगभग 22% गिरावट देखी गई थी। तो जब मैन्युफैक्चरिंग में स्लोडाउन, एक्सपोर्ट्स में स्लोडाउन आता है, तो जो सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करते हैं उनमें भी धीमापन आता है। तो ये एक तो थोड़ा असर इसमें ट्रेड का भी है, और आगे चलते हुए ये और ज्यादा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी और स्लो होगी तो एक्सपोर्ट्स पे और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और उसका असर आईआईपी पे भी दिखाई देगा। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो मॉनिटर करने की आवश्यकता है वो है मॉनसून कैसे प्ले आउट करते हैं, क्योंकि अगर मॉनसून अभी तक तो अनइवन है, पर फिर भी ओवरऑल मॉनसून ने तेजी पकड़ ली है और जो सोइंग है वो भी काफी कैचअप कर लिया है उसने। तो अब अगले 2 महीनों में अगस्त महीने और अब सितंबर महीने में क्या होता है, उस पर काफी हद तक निर्भर पड़ेगा कि रूरल डिमांड को पे क्या असर पड़ता है। तो ये एक मॉनिटरेबल है, अभी इसके बारे में कुछ ज्यादा लगाया नहीं जा सकता तिकड़म, तो इसके लिए हमें वेट करके देखना पड़ेगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग को शेप करेंगे और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को शेप करेंगे आगे चलते हुए। जहां तक सरकार का सवाल है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इसलिए कोर सेक्टर काफी अच्छी का प्रदर्शन काफी अच्छा था। जी जोशी साहब, एक छोटा सा जवाब आपसे, ये महंगाई के कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे देख सकते हैं? देखिए, इसका कुछ महंगाई से रिलेशन मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आईआईपी थोड़ा वॉलेटाइल भी रहता है। महंगाई की दर तो जो है वो गुड सेक्टर में वो तो नीचे आ रही है। होलसेल प्राइस इंडेक्स भी नीचे आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में प्राइसेस में नीचे की तरफ दबाव है। ओवरऑल इन्फ्लेशन हालांकि ऊपर बनी हुई है। ये आपकी बात सही है कि जब महंगाई की दर का खतरा होता है तो आरबीआई रेट बढ़ाता है, जैसे कि उन्होंने पिछले कुछ महीनों में बढ़ाया है। उसका असर भी डोमेस्टिक डिमांड पे पड़ता है। अभी तक कोई पूर्ण रूप से उसका असर दिखाई नहीं दिया, पर उसका पीक इम्पैक्ट कभी इसी साल प्ले आउट करेगा। तो वो भी एक फैक्टर है जो डिमांड को असर करेगा और मैन्युफैक्चरिंग को भी असर करेगा। तो इन्फ्लेशन से मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होती है, मॉनेटरी पॉलिसी से इकोनॉमी में थोड़ा धीमापन आता है। तो लैग्ड इम्पैक्ट कैसे प्ले आउट करता है वो आरबीआई भी देखने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जोशी साहब, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन था, बाजार में बिकवाली देखने को मिली। इसी के साथ सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 366 अंक गिरकर 65,323 पर बंद हुआ। निफ्टी 115 अंक गिरकर 19,428 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा गिरावट फार्मा, FMCG, बैंकिंग शेयरों में रही। मेटल, रियल्टी, एनर्जी शेयरों पर भी दबाव देखने को मिला। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के CIO ताहिर बादशाह का कहना है कि 12 से 18 महीने के नजरिए से IT सेक्टर अच्छा है। उन्होंने आगे कहा कि वे IT सेक्टर पर धीरे धीरे वेटेज बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप 12 से 18 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे, इफ नॉट मोर, तो मुझे लगता है कि दिस इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट एडिंग टू IT। क्लियरली फ्रॉम अ वैल्यू स्टैंड पॉइंट के जहाँ पे एज ऑफ नाउ ट्रैक्शन नहीं है, शायद थोड़े 1-2 क्वार्टर और जाएंगे जहां पे मतलब स्टेबलाइज होना जरूरी रहेगा। बट आई थिंक बियॉन्ड दैट ग्रोथ शुड रिज्यूम। हमने देखा लास्ट क्वार्टर में भी, अभी पिछले हाल के कुछ दिनों में भी हमने देखा है कि लार्ज कंपनीज आर गेटिंग गुड लार्ज डील्स। कल एक अनाउंसमेंट हुई, कुछ दिन पहले और एक लार्ज कंपनी की अनाउंसमेंट हुई थी। क्लियरली एक जो फ्रॉथ था वो निकल चुका है सेक्टर से।
तो एक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्लियरली उसको हमारी वैल्यू स्ट्रेटजीज में धीरे धीरे करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारा वेटेज बढ़ा। रेड से ग्रीन में कब लौटेगा बाजार? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। सरकार राजद्रोह का कानून खत्म करने के साथ साथ अंग्रेजों के जमाने के क्रिमिनल कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में आमूल-चूल परिवर्तन करने जा रही है। असल में इन तीनों कानूनों को खत्म कर उनकी जगह नए कानून लाने जा रही है। इसके लिए अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए हैं: भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता। ये 3 बिल क्रिमिनल लॉ को आज की जरूरत के हिसाब से अपडेट तो करेंगे ही, साथ में न्यायिक प्रक्रिया को आसान भी बनाएंगे। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से लेकर अदालत में सुनवाई तक की प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा। हर स्टेप में जांच और सुनवाई की समय सीमा तय की जाएगी। क्रिमिनल जांच में फॉरेंसिक साइंस और डिजिटल संसाधनों को उचित जगह दी जाएगी और लंबित मामलों के निपटारे का रास्ता भी साफ होगा। गृह मंत्री ने लोकसभा में बिल पेश करने के बाद कहा कि इस बिल को संसद की स्थायी समिति और लॉ कमीशन के पास भी भेजा जाएगा। दूसरे स्टेक होल्डर से भी राय ली जाएगी और उसके बाद जो फाइनल बिल निकल कर आएगा उसे संसद के सामने रखा जाएगा। जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। और आइए अब जानते हैं कि इन कानूनों से आखिर बदलाव क्या होगा और किस तरीके से होगा। ये सब जानने के लिए चलते हैं असीम मनचंदा के पास। बताइए असीम, गृह मंत्री ने तो 300 से ज्यादा परिवर्तन की बात की है, लेकिन इसमें खास प्रावधान क्या रखे गए हैं? देखिए, आम आदमी को जल्दी न्याय मिल सके इसके लिए सरकार कानून में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इससे के लिए आज लोकसभा के अंदर आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट से जुड़े हुए 3 बिल नए आज लोकसभा के अंदर पेश किए गए। फिलहाल इन बिल्स को स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भेज दिया गया है, लेकिन सरकार इनके जरिए बड़े बदलाव करना चाहती है। सबसे पहले तो राजद्रोह कानून को इस बिल के जरिए खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है। इतना ही नहीं, मॉब लिंचिंग के लिए मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। जो अदालत की पूरी प्रोसेस है, जो कानून की पूरी प्रोसेस है, वो पूरी तरह से डिजिटल होगी। आप कहीं भी एफआईआर कर सकते हैं, एफआईआर की प्रोसेस पूरी तरह से डिजिटल होगी। इसके साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाह की पेशी हो पाएगी। सर्च जब्ती में वीडियोग्राफी फोरेंसिक एक्सपर्ट होंगे। मोबाइल एफएसएल लॉन्च किया जाएगा। जल्द मामले की जांच हो और सुनवाई हो, इसके लिए पुलिस को 90 दिन का वक्त दिया गया है। अगर 90 दिन के अंदर ही चार्जशीट पुलिस को इसके मामले में फाइल करनी पड़ेगी। अगर किसी मामले में 7 साल से ज्यादा की सजा वापस अगर ली जा रही है तो उसमें पीड़ित का पक्ष पहले सुनना होगा। ये सारे बदलाव किए गए। इतना ही नहीं, नए जरूरत के हिसाब से नए कानून भी सरकार ने बनाने की पेशकश की है। महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराध पर कानून बनेगा। चैन स्नैचिंग के मामलों में अपराधों के लिए सजा होगी। इतना ही नहीं, धोखा देकर अगर कोई महिला का शोषण करता है तो उस मामले में भी सजा होगी। तो सरकार ने ये सारे बिल आज लोकसभा में पेश कर दिए हैं। जल्दी इनका अगर ये कानून बन जाएंगे तो आम आदमी के लिए न्याय पाना काफी आसान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। बढ़ते हैं आगे। मणिपुर को लेकर सियासी महाभारत जारी है। आज फिर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। उन्होंने संसद में भारत माता की हत्या वाले बयान पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मैतेई और कुकी दोनों अलग अलग राज्य की तरह बट गए हैं। राहुल ने कहा कि अगर सेना को कमान दे दी जाए तो 2 दिन में मामला सुलझ सकता है। हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है, 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया
कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राहुल गांधी भारत माता को ठीक से आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल की दिमागी कंट्रोल खो गया है और वो बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। आज भी राहुल गांधी क्या क्या बोला है, तो आई थिंक ही हैज लॉस्ट दी, मिस्टर राहुल गांधी हैज लॉस्ट दी mental balance. It appears like that. Whatever the statement he has made today, by that it appears that he has lost because he has not heard the reply. He did not come to house. पार्टी के नेता संजय सिंह ने आज फिर से पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिपुर पर जिस तरह से हंसकर और जोक मारकर पीएम मोदी संसद में बोले, वो शर्मनाक है। ये मत समझना कि ऐसे बंदर घुड़कियों से हम लोग डरने रुकने वाले हैं मोदी जी। और मोदी जी कल जिस तरीके से बौखलाकर जवाब दे रहे थे, ये इंडिया का गठबंधन जब से बना है उनका फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा था। हंस रहे हैं, मणिपुर रो रहा है, प्रधानमंत्री हंस रहे हैं। बताइए आप, बेशर्मी की पराकाष्ठा। न्यूज 18 इंडिया के बेहद खास कार्यक्रम राइजिंग इंडिया के मंच पर आज देश की हस्तियां जुटी। इनमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर कई कैबिनेट मंत्रियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि अमृतकाल में ही नारी शक्ति की बदौलत भारत विकसित देश बन जाएगा। आज जब हमारे देश अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, तो इस कार्यक्रम का आयोजन अत्यंत ही प्रासंगिक है। हमने भारत को निकट भविष्य में ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। पूरा विश्वास है कि अमृत काल में नारी शक्ति के योगदान के बल पर भारत विकसित देश के समूहों में अपने अग्रणी स्थान बना सकेगा। और राइजिंग इंडिया समिट में स्मृति ईरानी ने महिला शक्ति पर अपनी बात रखी। I think it's time we stopped asking women what other women can learn from them. The question should be turned around, what can men also learn from women? Because I've never been on platforms where men are asked by fellow gentlemen, what can young boys learn from you? And I think in that question resides this belief that women do not have the capacity to consume knowledge from their environment, from life experiences. Women do not observe, and hence women will only be in a position to receive an understanding of a life circumstance if they are told through somebody else's experience. We never denote men as such. And if men and women have to learn something, I don't think I am at a precipice of time where I am so benevolent and so experienced that men or women need to learn from me. Any platform you find to speak about your achievement, speak without guilt. Yes. Speak with your head held high. Humility is very natural to women. और राइजिंग इंडिया के मंच पर एक बेहद खास क्षण था आशा भोसले का आना। उनका सम्मान भी किया गया। आशा जी कुछ ही दिनों में 90 साल की होने वाली हैं। इसको लेकर उन्हें हैप्पी बर्थडे विश किया गया। वहीं आशा जी ने अपने सुरीले गाने सुनाए। जो प्यार झलक रहा है यहाँ पे। मधुबन में कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी रास रमे, रास रमे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, आग तन मन में लगे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, राधा कैसे, राधा कैसे न जले। अभी मेरे पसंद के
आपको पसंद किया? चुरा लिया है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर, गला जरा, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आशा जी, थैंक यू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो दिल्ली के प्रगति मैदान जाइए। यहाँ छोटे मझोले कारोबारियों के लिए लोन मेला लगाया गया है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीसी कॉरपोरेशन बैंक और सीडबी जैसी संस्थाएं मौजूद हैं। ये मेला 9वें इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई ट्रेड एक्सपो के बैनर तले लगाया गया है। इसमें बिजनेसमैन जरूरत के हिसाब से लोन की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। कि इसको सेटअप करने का एक लक्ष्य ये भी है कि जो चैलेंजेस एमएसएमईज को आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं अगर कुछ एक का जिक्र करूं तो टेक्नोलॉजी एक चैलेंज है, क्योंकि एमएसएमईज का जो टोटल कॉर्पस इन्वेस्टमेंट होता है वो छोटा होता है। उसके अलावा मार्केटिंग एक चैलेंज है, क्योंकि एमएसएमईज की वो पहुंच नहीं है जो बड़ी इंडस्ट्रीज की होती है, वो उतना खर्च नहीं कर पाते एडवर्टाइजमेंट्स पे। ह्यूमन रिसोर्स और स्किल्ड मैन पावर एक चैलेंज है, क्योंकि वो उतनी सैलरीज और उतने बड़े लेवल पर रिक्रूटमेंट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज मुझे नजर आता है वो है फाइनेंस, क्योंकि धन की उपलब्धि, इसी की वजह से यहाँ पर एक लोन मेला भी लगाया गया है। कल नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के जोनल मैनेजर भी यहाँ पर थे एनएसआईसी के, और लोन मेला लगाया गया। आपको इंस्टेंटली आके बैंक्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप जाके बात करें, अपना अपना प्रपोजल रखें, हाथ के हाथ आपको सैंक्शन भी मिल जाएगा। तो फाइनेंस, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, जितने भी चैलेंजेस एमएसएमईज के सामने हैं उन सबको यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इनिशिएटिव में जितने भी सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं वो साथ आएंगे और जो एमएसएमईज को दिक्कतें आती हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, जिससे ये और कामयाब हो सके। नोकिया के फोन लॉन्च से लेकर माइक्रोमैक्स की ईवी सेक्टर में एंट्री तक टेक्नोलॉजी से जुड़ी इस हफ्ते की बड़ी खबरें बता रही हैं हमारी सहयोगी शिबानी खरत। नोकिया के मेकर्स HMD ग्लोबल ने इस हफ्ते अपने 2 एंट्री लेवल फीचर फोन्स देश के मार्केट में लॉन्च किए हैं, नोकिया 130 म्यूजिक और इसी के साथ साथ नोकिया 150। जैसे कि नाम बताता है, इनफैक्ट नोकिया 130 म्यूजिक एक बिल्ट इन MP3 प्लेयर के साथ आता है। इट इज ऑल्सो इक्विप्ड विद अ फेयरली लार्ज स्पीकर एट द बैक। अभी नोकिया 150 के बारे में बात करते हैं। डिस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग म्यूजिक अपने नाम में, इट कम्स विद अ बिल्ट इन MP3 प्लेयर। दादू की नोकिया 130 म्यूजिक जो है उसकी कीमत है
1949 रुपीज और नोकिया 150 जो है उसकी कीमत है 2699 रुपीज। अभी एप्पल, एसर, एचपी, डेल जैसे पीसी मैन्युफैक्चरर्स ने सरकार से यह दरख्वास्त की है कि वो जो डेडलाइन है टू ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर लैपटॉप्स, पीसी, टैबलेट्स वगैरह के देश में मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसे थोड़ा एक्सटेंड किया जाए। इसी के साथ साथ दे शुड पुट इन अ डिले इन इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, 9 से 12 महीने तक का डिले। ऐसा सुनने में आया है कि इंडियन स्मार्टफोन मेकर माइक्रोमैक्स जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में एंट्री ले रहा है अपने 2 व्हीलर्स के साथ। अभी फर्म के जो को फाउंडर्स है उन्होंने इनफैक्ट एक नई कंपनी स्थापित करने के लिए नेम फाइल किया है, माइक्रोमैक्स मोबिलिटी, टू स्टार्ट अफ्रेश विद अ न्यू वेंचर। सैमसंग ने जो अपने फोल्डेबल डिवाइसेस फ्लिप 5 और फोल्ड 5 लॉन्च किए थे उन्हें 1 लाख यूनिट्स की प्री बुकिंग मिली है फॉर इट्स 5th जनरेशन ऑफ अल्ट्रा फोल्डेबल डिवाइसेस गैलेक्सी Z Flip 5 एंड फोल्ड 5। पहले 28 घंटों में, केवल पहले 28 घंटों में ये बुकिंग्स आई है, ऐसा कंपनी का कहना है। चाइनीज ब्रांड वीवो जो एक जमाने में इंडियन प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सर हुआ करता था, वो इनफैक्ट देश में अपनी रिटेल प्रेजेंस को एक्सपैंड कर रहा है। अभी ये जो ब्रांड है उन्होंने देश में अपना लार्जेस्ट फ्लैगशिप स्टोर ओपन किया है अहमदाबाद में। 3 फ्लोर्स का इनफैक्ट ये स्टोर है, कई सारे डेडिकेटेड जोन्स है इस स्टोर में मौजूद, केटरिंग टू वेरीड नीड्स ऑफ द कस्टमर्स जो इस स्टोर में वॉक इन करते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए भी। नमस्कार।